हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी ये चैनल में इजी इंग्लिश विथ विजय वडालिया। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश। ओके, इंग्लिश ग्रामर में कितने टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं वो हम सीखने वाले हैं आज। देखो, सबसे पहला जो टाइप होता है ना वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। ओके, जो कि किसी व्यक्ति को या तो किसी वस्तु को या तो किसी प्राणी को निर्देश करता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, देखो ये जो व्यक्ति लिखा है ना उसकी जगह पे कोई चीज भी हो सकती है या तो कोई एनिमल भी हो सकता है। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना वो व्यक्ति, वस्तु या तो एनिमल के संदर्भ में आता है, जो कि सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। अभी दूसरा टाइप है पजेसिव प्रोनाउन। ओके, ये क्या है कि मालिकाना हक बताता है। ठीक है, कि किसी की मालिकी है, किसी का पजेशन है, ऐसा बताने के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं ना उसे बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ओके दोस्तों, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब कि खुद पर एक्शन लेना। ओके, वो मैं आपको डिटेल में आगे सिखाने वाला हूं कि खुद पर एक्शन लेना क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। अभी दोस्तों नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, मतलब कि इशारे से कुछ चीज हम बता सकते हैं। ऐसे प्रोनाउन को यूज करने के लिए हम ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं दोस्तों, कि जो चीज वो इशारे से बताई जा सके कि यह वो चीज है या तो वो यह चीज है। ओके, अभी दोस्तों नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना वो प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, उसका मतलब है कि जोड़ना। ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं ना उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं दोस्तों। अभी नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउन। ओके, जो कि अनिश्चित होते हैं। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं कि वो अनिश्चित होते हैं। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, एक एक या तो विभाजित करना, ऐसा इसका अर्थ होता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। दोस्तों अब हम सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? देखो, पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं जो व्यक्ति, चीज या समूह को डायरेक्टली शो करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, हम कुछ प्रश्न पूछते हैं कि कौन है, किससे है, उसका जवाब जो मिलता है ना वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। ओके, मेन बात ये याद रखनी है कि वो किसी व्यक्ति, चीज, मतलब कि कोई सजीव या तो निर्जीव चीज को वो इंडिकेट करते हैं, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उसमें एनिमल भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं या तो कोई चीज भी हो सकती है। देखो ये पर्सनल प्रोनाउन है ना वो क्या है, उसके एग्जांपल्स है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ओके, ये जो आई है ना उसका मतलब होता है मैं। ओके, वी है वो आई का प्लूरल है, मतलब कि हम। ओके, ये जो यू है ना उसका मतलब होता है तुम या तो आप। ओके, तो यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम यू को ही यूज करेंगे। जैसे आई का प्लूरल वी है वैसे यू का प्लूरल भी यू ही होगा दोस्तों। अभी ये ही, शी और इट। ओके, तो ही जो है ना वो हमेशा पुरुष के लिए यूज होता है। जब पुरुष को इंडिकेट करना हो सेंटेंस में तो हम ही वो प्रोनाउन का यूज करेंगे। जब कोई स्त्री को इंडिकेट करना हो तो हम शी को इंडिकेट करेंगे, मतलब कि शी से वो सेंटेंस बनाएंगे। जब कोई चीज, कोई एनिमल या तो कोई निर्जीव चीज है ऐसी कोई, उसको इंडिकेट करना हो तब सब्जेक्ट में हम ये इट प्रोनाउन का यूज करेंगे दोस्तों। अभी ये ही, शी और इट ये हमारे सिंगुलर है जो कि एक एक होंगे, लेकिन ये अगर बहुत सारी मात्रा में होंगे ना तो ये तीनों के लिए मैं दे यूज करूंगा। ओके, देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, पर्सनल प्रोनाउन जो है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या है कि फर्स्ट पर्सन। ओके, मतलब कि बोलने वाला। ओके, मैं हूं, मैं बोल रहा हूं, वो फर्स्ट पर्सन हूं। ओके, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के जिससे बात हो रही है, मतलब कि सामने वाला, जिससे मैं बात कर रहा हूं वो सामने वाला, उसको हम सेकंड पर्सन बोलेंगे। और थर्ड पर्सन
जिसके बारे में बात हो रही है। ओके, मैं नहीं, आप नहीं, पर जिसके बारे में, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे थर्ड पर्सन। ठीक है। अभी दोस्तों ये जो फर्स्ट पर्सन है ना, जो बोलने वाला है, ओके, वो क्या है, उसका सिंगुलर जो फॉर्म है ना, वो है आई। ओके, आई का मतलब होता है मैं। ओके, और उसका जो प्लूरल है वो है वी। ओके, तो जब भी कोई ऐसा पूछे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, तो हमारा आंसर यही होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो सिंगुलर में आई है और प्लूरल में वी है। ओके, देखो आई का एक रूल है जिसका मतलब होता है मैं। ओके, वो आई के बाद हमेशा एम यूज होता है। ओके, जब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो तो हमेशा एम यूज होता है। दोस्तों ये जो वी है ना, वी वो आई का प्लूरल है। ओके, आई यानी कि मैं, पर वी यानी कि हम सब, तो वी के बाद हमेशा आर यूज होता है। ओके, ये हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस में आई के बाद वॉज यूज होता है और वी के बाद वेर यूज होता है। दोस्तों देखो, इसके मैं प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल लू ना, तो मैं बोलूंगा आई एम ए टीचर। ओके, मैं एक शिक्षक हूं। ओके, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त है। ओके, तो आई के बाद में प्रेजेंट टेंस में एम यूज हुआ है और वी के बाद में प्रेजेंट टेंस में आर यूज हुआ है। ये जो आई है वो हमारा सिंगुलर है, ये जो वी है वो हमारा प्लूरल है। ओके, तो ये दोनों जो है वो प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन क्या होता है कि नाम की जगह पे जो यूज होता है। ओके, किसी के नाम की जगह पे मैंने आई लगाया है तो वो मेरा प्रोनाउन होगा। ओके, अभी दोस्तों हम बात करेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन की। ओके, सेकंड पर्सन क्या होता है, जिससे बात हो रही है। ओके, अभी यू जो है बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वो दोनों में यूज होता है, क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो एक शिष्टाचार की भाषा है, उसमें हम तू से बात नहीं कर सकते। ठीक है, हम सामने वाले को हमेशा आप या तो तुम से ही एड्रेस करते हैं, तो इसका जो मीनिंग है तुम और आप। ओके, तो ये जो बोथ सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों में यूज होता है। यू के साथ हमेशा आर ही आता है, अगर पास्ट में यूज करें तो यू के साथ हमेशा वर आता है। दोस्तों इसके मैं आपको प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल समझाऊंगा दोस्तों, कि यू आर माई फ्रेंड्स। ओके, ये एक प्लूरल सेंटेंस है कि आप सभी मेरे दोस्त हो। ओके, अभी यू आर लर्निंग इंग्लिश। ओके, अभी कोई एक व्यक्ति है कि तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, ये ऊपर वाला क्या था कि ये प्लूरल सेंटेंस है, पर जो नीचे है यू आर लर्निंग इंग्लिश कि तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तो ये हमारा एक सिंगुलर प्रोनाउन है जिसकी जगह पे हमने यू का यूज किया है। दोस्तों तो दोनों जगह पे यू के साथ हमने आर का यूज किया है। दोस्तों हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सीख लिया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन सीख लिया, अभी हम सीखेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में। ओके, कि जिसके बारे में बात हो रही है वो अभी प्रेजेंट नहीं है, हम दोनों बात कर रहे हैं और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, ही, शी, इट, दे, या तो किसी का नाम भी हो सकता है। ओके, देखो मैंने बोला था ना, ही जो होता है ना उसका मतलब होता है वह, वो किसी लड़के के लिए या तो पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। शी जो प्रोनाउन है ना उसका मतलब भी होता है वह। ओके, तो वो किसी लड़की के लिए यूज होता है। और ईट जो है ना उसका मतलब भी वह या तो यह होता है जो किसी चीज या तो एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों और ये जो दे है ना वो ये ही, शी और इट इसका प्लूरल होंगे। ओके, तो दे मतलब क्या है कि प्लूरल है हमारे। इन तीनों की जगह पे हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं, तो वो भी हमारा थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन होगा। ओके, देखो इसके एग्जांपल्स की बात करें ना, ही इज ए डॉक्टर। ओके, वह डॉक्टर है, मतलब कि कोई लड़का है वह डॉक्टर है, तो उसके लिए हमने ही को इंडिकेट किया है। शी इज हैप्पी। ओके, कोई लड़की है वो बहुत खुश है, तो उसके लिए हमने शी का यूज किया है। दोस्तों दे आर प्लेइंग। ओके, वे खेल रहे हैं, तो जो दे है ना उसका मतलब हमने यहाँ पे वे से लिया है।
वो बहुत सारे लोग हैं, उसमें लड़कियां भी शामिल है, लड़के भी शामिल है। दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। ओके, दे आर प्लेइंग। तो ये जो दे है वो हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। ओके, ये ही और शी जो है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है दोस्तों। अभी ये जो पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको सिखाया ना, उसके जो फॉर्म्स होते हैं उसकी बात करता हूं मैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 मेन फॉर्म्स होते हैं। ओके, वो क्या होते हैं? सबसे पहला फॉर्म मैं सिखाऊंगा आपको कि सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, देखो सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है जिसको हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, मतलब कि जो काम करता है, उसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, देखो उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो हम सीखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ओके, ये एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, तो ये जो आई है ना वो हमारा सब्जेक्ट है, एम जो है वो हमारा वर्ब है, और गोइंग टू स्कूल ओके वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। दोस्तों तो मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि ही इज अ बॉय। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट है ना वो हमारा ही होगा, ही इज ए बॉय। ही हमारा सब्जेक्ट है, इज जो है वो हमारा वर्ब है, और बॉय होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। दोस्तों तो जो काम करता है, ठीक है, तो आई, वी, यू, ही, शी, इट या तो दे, या तो किसी का नाम भी हो सकता है, वो नाम सिंगुलर भी हो सकता है, वो नाम प्लूरल भी हो सकता है। मतलब कि सेंटेंस में जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। देखो मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों, यहाँ पे आई ईट फूड। ओके, मैं खाना खाता हूं, तो यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूं, तो जो करता है वो मतलब कि मैं, वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे शी सिंग्स ए सॉन्ग। ओके, तो ये जो शी है ना वो हमारा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वह गाना गाने का काम कर रही है। ओके, तो शी सिंग्स ए सॉन्ग, तो शी हमारा सब्जेक्ट होगा। अभी दोस्तों लास्ट वाला सेंटेंस में आपको बताऊं, दे प्ले क्रिकेट। ओके, दे मतलब कि वो प्लूरल है, तो वे बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है, वो काम कौन कर रहा है? दे, मतलब कि वे लोग। तो यहाँ पे दे हमारा वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, देखो दूसरे एग्जांपल देखें ना हम, इट वॉज सिंगिंग। ओके, वह गाना गा रहा था, तो इट जो है ना वो गाने का काम कर रहा था, तो यहाँ पे इट हमारा सब्जेक्ट होगा। ओके, यू वेर डांसिंग, यहाँ पे डांसिंग मतलब कि नाचने की क्रिया हो रही है, तो यू वेर डांसिंग मतलब कि आप नाच रहे थे, तो यू जो है वो हमारा कर्ता है, यहाँ पे वो हमारा सब्जेक्ट है, इसीलिए यू को और इट को हम कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, दे मतलब कि वे बहुत सारे लोग, आर जो है वो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। ओके, और प्लेइंग जो है ना वो मेन वर्ब है जो कि प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, और ये जो फुटबॉल है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये जो दे है ना वो हमारा यहाँ पे एक थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। अभी दोस्तों पहला हमने सीखा कि सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, अभी हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्म भी बोलते हैं, कि जिस पर काम होता है। ओके, जिस पर काम होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों जिस पर काम होता है ना वो क्या होता है? आई का मी होगा, वी का अस हो जाएगा, यू का हमेशा यू रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, ईट का ईट रहेगा, और दे का देम हो जाएगा। जब ऐसे कोई शब्द हमारे सेंटेंस में आते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। दोस्तों इसका भी स्ट्रक्चर सेम रहता है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ही कॉल्ड मी। ओके, उसने मुझे बुलाया, मतलब ही जो है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके, ये कॉल्ड जो है वो पास्ट टेंस की बात है, पर उसने मुझे बुलाया,
तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो आई है, लेकिन मुझे का मतलब क्या होगा, वो मी होगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, आई जो है ना वो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, पर यहां पे जो मी यूज हुआ है वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है दोस्तों। आई हेल्प हर मतलब क्या है कि मैं उसकी मदद करता हूं, तो कोई लड़की के लिए यूज हुआ है, जो कि शी की जगह पे यूज होता है हर। ओके, आई हेल्प हर। तो ये जो हर है ना वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जो कि कोई लड़की को इंडिकेट करने के लिए हमने यहां पे यूज किया है। टीचर टीचेस अस। ओके, देखो यहां पे आई जो है ना वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यहां पे टीचर जो है ना वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ओके, टीचर टीचेस मतलब कि वो पढ़ाने का काम कर रही है, और अस यानी कि हमें। ओके, वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो अस होता है। जो हमने यहाँ पे अस यूज किया है ना वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, जो हम वी के संदर्भ में यहां पे ले सकते हैं। देखो तीसरा है ना वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। ओके, वो या तो अधिकार या तो कोई मालिकाना हक बताते हैं, उसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, जो कि माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर के रूप में आता है। दोस्तों ये जो सारे वर्ड है ना, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ओके, माई मतलब कि मेरा, अवर मतलब कि हमारा, योर मतलब कि तुम्हारा, हिज मतलब उसका यानी कि कोई लड़के का, हर यानी उसका मतलब कि कोई लड़की का, इट्स यानी उसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है, कि वो कोई एनिमल होता है, वो कोई एनिमल हो सकता है या तो वो कोई चीज हो सकती है। देयर मतलब कि उनका। ओके, तो यही जो कोष्टक है वो मैंने यहां पे प्रिपेयर किया है, माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर और देयर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। देखो यहां पे जो एग्जांपल्स लिए हैं ना उसमें पजेसिव वर्ड्स है। ओके, जैसे कि माई मतलब कि मेरा, यह मेरी किताब है। ओके, दिस इज माई बुक। तो ये जो माई है ना वो उसका मतलब होता है कि मेरी, जो कि किताब की मालिकी यानी कि पजेशन दिखाता है। तो ये हमारा एक पजेसिव प्रोनाउन है दोस्तों। आवर हाउस इज बिग, आवर हाउस इज बिग, हमारा घर बड़ा है। ओके, तो जो आवर है ना, तो ये जो आवर है ना वो क्या है, हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, जो कि हाउस की मालिकी बताता है, हाउस का पोजीशन बताता है। हिज कार इज न्यू। ओके, उसकी कार नई है। ये जो हिज है ना वो किसी लड़के के लिए यूज हुआ है, और वो कार की मालिकी को इंडिकेट करता है, कार के पोजीशन को इंडिकेट करता है दोस्तों, कि वह लड़का है और उसकी कार नई है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ना वो ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो यह दिखाए कि सब्जेक्ट ने एक्शन खुद पर ही लिया है। ओके, आसान भाषा में अगर कहे ना, जब खुद या तो अपने आप ऐसा कोई शब्द आता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। देखो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, तो आई जो है उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर हमें यूज करना है तो माई सेल्फ होगा। वी जो है उसके लिए हम अवर सेल्फ यूज करेंगे। यू जो है उसके लिए अगर वो सिंगुलर है तो योर सेल्फ बोलेंगे, अगर प्लूरल है तो योर सेल्व्स बोलेंगे। ओके, तो ये जो ही है ना, ही के लिए हम हिम सेल्फ यूज करेंगे, शी के लिए हम हर सेल्फ यूज करेंगे, इट के लिए इट सेल्फ यूज करेंगे, और दे के लिए हम देम सेल्फ का यूज करेंगे। दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, उसका एक रूल होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। ओके, मैंने अभी आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी सिखाए और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी सिखाए, पर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ना वही ऑब्जेक्ट भी होता है, मतलब कि काम करने वाला और जिस पर काम हो रहा है वो दोनों एक ही व्यक्ति है या तो एक ही चीज है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों। आई हर्ट माई सेल्फ। ओके, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। देखो आई मतलब कि मैं,
और माई सेल्फ मतलब कि खुद को, ओके। तो आई हर्ट मतलब कि मैंने चोट पहुंचाई, किसको? हिज सेल्फ नहीं, हर सेल्फ नहीं, माई सेल्फ, मैंने खुद को ही चोट पहुंचाई। तो वो एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कि माई सेल्फ यानी कि खुद को चोट पहुंचाना। माई सेल्फ जो है वो खुद को इंडिकेट करता है और वो सब्जेक्ट के रिलेटेड है। जो सब्जेक्ट वो खुद ही है वही वो ऑब्जेक्ट है, ओके। यहां पर आई और माई सेल्फ वो दोनों एक ही व्यक्ति है। तो ये एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। देखो दूसरा मैंने सेंटेंस लिया है योर सेल्फ से, ओके। यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ, ओके। तुम्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे यू जो है वो सब्जेक्ट है और योर सेल्फ है ना, वो भी उन्हीं की बात कर रहा है, यू की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो दोनों एक ही है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिमसेल्फ, ओके, ये किसी लड़के के लिए यूज होता है, ये किसी बॉय के लिए या तो पुरुष के लिए यूज होता है कि हिमसेल्फ। हिमसेल्फ वो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ही कट हिमसेल्फ, ओके। मतलब कि उसने खुद को काट लिया, ओके। ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल है जिससे ये प्रतीत होता है कि क्रिया खुद पे ही हुई है। She made herself ready, ओके। तो ये जो हर सेल्फ है ना वो किसी लड़की के लिए यूज हुआ है जो कि शी को इंडिकेट करता है कि उसने खुद को तैयार किया, उसने खुद को रेडी किया, ओके। तो ये एक एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अभी ये दोस्तों वी है ना, उसका हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखेंगे तो होगा आवर सेल्व्स, ओके। कि हमने खुद से ही आनंद लिया, हमने खुद एंजॉय किया, ओके। तो वी एंजॉयड अवर सेल्व्स, ओके। तो हमारे पार्टी में वो कोई सिंगर या तो कोई एक्टर नहीं आया था, लेकिन हमने खुद से ही आनंद लिया। तो ये जो खुद से ऐसे शब्द बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं दोस्तों। देमसेल्व्स, ओके, दे हेल्प्ड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद की मदद की। तो यहां पे क्या है? उन्होंने हेल्प की, किसी और को नहीं, themselves, मतलब कि दे जो है उन्होंने हेल्प्ड themselves, उन्होंने खुद की ही मदद की। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताता है दोस्तों। देखो मैंने और भी एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूं। शी ड्रेस्ड हर सेल्फ, उसने खुद कपड़े पहने। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को दोष दिया। वी प्रिपेयर्ड अवर सेल्फ, हमने खुद को तैयार किया, ओके। तो ये सब एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के दोस्तों। देखो हम लोग ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कॉमन मिस्टेक्स जो करते हैं ना, वो क्या करते हैं? आई डीड माई वर्क, ओके। मतलब कि मैंने काम कर लिया, ओके। सिर्फ काम किया ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, ओके, कि मैंने काम खत्म कर लिया। पर आई डीड माई वर्क माई सेल्फ, ओके, मैंने मेरा काम जो है वो खुद किया, तब जाके मैं इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलूंगा दोस्तों। ये जो माई सेल्फ है ना, वो खुद पर होने वाली क्रिया को इंडिकेट करता है, इसीलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अभी दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या तो वस्तु की ओर इशारा करते हैं या तो पॉइंट आउट करते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या तो वस्तु की ओर इशारा या तो पॉइंट आउट करते हैं, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं दोस्तों। वो दूर भी हो सकती है, वो चीज नजदीक भी हो सकती है, वो किसी वस्तु या तो व्यक्ति भी हो सकते हैं। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है ना, उसका मतलब क्या होता है? यह, वह, ये, वे, ओके। ऐसे शब्द जो दिखाते हैं उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है ना, उसके मुख्य 4 वर्ड्स हैं, ओके। दिस मतलब कि यह, दैट मतलब कि वह, ओके। ये दिस जो है वो सिंगुलर है, ये दैट जो है वो सिंगुलर है। ये दोनों सिंगुलर व्यक्ति या तो वस्तु को दिखाने के लिए यूज होता है, पर इनके जब प्लूरल हम बोलेंगे ना, तो दिस का दीज हो जाएगा और दैट का दोज हो जाएगा, ओके। देखो ये जो दिस है ना, इसका मतलब होता है यह,
जो कि पास है, ओके, जो कि नजदीक है, और वो सिंगुलर है, मतलब कि एक चीज को दिखाता है। दिस इज माई बुक, ओके, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है मतलब कि एक ही किताब है। और ये जो दिस है ना, वो नजदीक की चीज को दिखाने के लिए हमने इंडिकेट किया है दिस को। दिस जो है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा दोस्तों। वैसे ही दिस इज ए पेन, यह एक पेन है, ओके, तो ये जो पेन है ना वो एक ही है, और इसको इंडिकेट करने के लिए मैंने दिस का यूज किया है। वो उसको पेन को दिखाने के लिए मैंने दिस का यूज किया है, जो कि सिंगुलर वर्ड है, तो इसे भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, जब कोई दूर की चीज होती है ना, उसे दिखाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं, ओके। दैट इज अ कार। जब कोई कार दूर खड़ी होती है, उसे हमें दिखाना है, वो हमारे नजदीक नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज ए कार, ओके, वह एक कार है, ओके। तो ये जो दैट है ना, वो दूर की चीज को दिखाने के लिए यूज होता है, इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे दोस्तों। वैसे ही दैट इज माई हाउस, ओके, मेरा घर जो है वो मैं सामने से किसी को दिखा रहा हूं, तो यह मेरा घर है, जो कि थोड़ी दूरी पर है, तो क्या बोलेंगे? दैट। दैट मतलब कि वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दोस्तों। ये दीज जो है ना, ये मतलब कि प्लूरल के लिए यूज होते हैं, इसका मतलब होता है ये बहुत सारे, ओके। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त है, ओके। ये लोग मेरे बगल में खड़े हैं, तो मैं इन्हें इंडिकेट करके बता सकता हूं कि ये मेरे दोस्त है, ओके। तो ये जो दीज होता है ना, उसका प्लूरल है दीज, ओके। वैसे ही दीज आर एप्पल्स, ओके, मेरे पास टोकरी में कुछ एप्पल्स है, मैं उसको इंडिकेट करके बताऊंगा कि दीज आर एप्पल्स, ये सब, ये सारे सेब है, ओके। तो दीज जो है ना, वो प्लूरल है, वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वैसे ही दोज, दोज क्या है? वो दूर की चीज को बताने के लिए हम यूज करते हैं। दोज आर स्टूडेंट्स, वे छात्र है, ओके। दोज आर हाउसेस, वे घर है, ओके। तो जब दूर की कोई चीज, बहुत सारी चीज बतानी हो, तो हम ये दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखो, इसमें हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं मालूम है? कि दिस आर माई फ्रेंड्स, ओके, पर जो दिस है ना, वो हमारा सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो दिस के आगे, मतलब कि सिंगुलर के आगे हमेशा इज लगाएंगे। यहां पे जो आर लगाना है वो रॉन्ग होगा दोस्तों। सही वर्ड क्या होगा? दीज आर माई फ्रेंड्स, ओके। जब हमें आर का यूज करना है, तो हम दिस का यूज नहीं करेंगे, हम दीज का यूज करेंगे, ओके। अगर हमें आर की जगह पे इज का यूज करना है, तो हम दिस का यूज करेंगे कि दिस इज माई फ्रेंड, यहां से एस निकल जाएगा। देखो, दूसरा है दोज इज ए कार, ओके, ये गलत होगा, ओके। क्यों? क्योंकि ए कार है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हमेशा डेट का यूज होता है दोस्तों, तो डेट इज ए कार ऐसा बोलेंगे। तो ये जो दीज है और ये जो दोज है, वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो कि किसी चीज को इशारा करके दिखाने के लिए यूज होता है। तो ये समझाने के लिए मैंने थोड़े सेंटेंसेस लिए हैं। दिस इज माई मोबाइल, ओके, मतलब कि यह मेरा मोबाइल है। तो ये जो दिस है ना, वो किसी चीज को दिशा निर्देश करता है कि यह मेरा मोबाइल है, ओके। वैसे ही कुछ चीज ऐसी है जो दूर है, दैट इज ए टेम्पल, वह एक मंदिर है, ओके। तो मंदिर जो दूर है, उसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे दैट का यूज किया है, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ओके। These are my books, ओके। अब ये जो these है ना, इसका मैंने प्लूरल किया है these, ओके। तो जो नजदीक में है, ये मेरी किताबें है। those, those मतलब कि ये जो that है, उसका प्लूरल है those are cars, ओके, वे कार है, ओके। This is easy, यह आसान है, यह काम ऐसा है जो आसान है, मतलब कि ये दिस है, दैट है, these, those,
ओके, ये एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों मैं नेक्स्ट आपको सिखाऊंगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन है जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होते हैं। ओके, किसमें यूज होता है कि क्वेश्चन मार्क जहां पे लगता है वहां पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं दोस्तों। देखो इसके मुख्य वर्ड्स क्या है मालूम है? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को समझने के लिए हु, हुम, हुज, व्हाट और व्हिच। ओके, हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब होता है किसे या किसको, हुज का मतलब होता है किसका, व्हाट का मतलब होता है क्या और व्हिच का मतलब होता है कौन सा। ओके, ऐसे जब हमें कोई प्रश्न पूछना हो तो हम ये वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हु। ओके, वो क्या है? एक सब्जेक्ट के तौर पे आता है, मतलब कि जो कुछ काम करता है उसको निर्देश करता है। ठीक है, तो हु इज कॉलिंग, कौन बुला रहा है। ओके, इसका आंसर अगर मैं दूंगा तो क्या बोलूंगा? मोहनलाल इज कॉलिंग। तो जो मोहनलाल है वो हमारा कर्ता है। ओके, वो हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए भी ये हु का इस्तेमाल होता है दोस्तों। हु ब्रोक द ग्लास। ओके, तो ये आंसर जब देंगे तो हु की जगह पे किसी का नाम आएगा। तो हु ब्रोक द ग्लास, किसने शीशा तोड़ा। ओके, कौन बुला रहा है, किसने शीशा तोड़ा। ऐसे जब कोई हमें प्रश्न पूछने हैं तो हम हु से बोलेंगे दोस्तों। अभी नेक्स्ट है हुम। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि जिस पर काम होता है। ओके, ये हुम का मतलब क्या होता है कि किसने। ओके, ऐसा जब इंडिकेट करता, ऐसा जब कोई सेंटेंस में इंडिकेट करना हो कि ये काम किसने किया तो हम हुम का यूज करेंगे, जो कि ऑब्जेक्ट मतलब कि जिस पर काम होता है। ओके, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है सेंटेंस में। एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, whom did you call, तुमने किसे बुलाया। ओके, आपने किसी को बुलाया क्या? अगर आपने बुलाया तो किसे बुलाया? तो whom did you call, whom are you talking to, आप किससे बात कर रहे हो या तो तुम किससे बात कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस हमको बोलना है। ओके, तो हम whom का यूज करेंगे। और ये जब whom से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारे ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा, वो हमारे कर्म के तौर पे आएगा। देखो अब तीसरा जो वर्ड है ना हुज। ओके, ये क्या बताता है कि ऑनरशिप को इंडिकेट करता है। हुज मतलब कि किसी के पास होना या किसकी चीज होना। ओके, देखो मैंने एग्जांपल लिए है दोस्तों, हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। हुज कार इज दैट, यहाँ पे दिस है ना तो मैंने यह लिखा है। हुज कार इज दैट, यहाँ पे दैट है तो मैंने यहाँ पे वह लिखा है। ओके, क्योंकि ये जो दैट है वो किसी दूर की चीज को इंडिकेट करता है। तो वह कार किसकी है, यह किताब किसकी है। तो ऐसी जब ऑनरशिप बतानी हो तो हम ये हुज का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अभी चौथा जो वर्ड है ना वो है व्हाट। व्हाट मतलब कि क्या, वो किसी चीज के बारे में जानकारी देता है। मतलब हमें कुछ जानना हो, किसी चीज को इंडिकेट करना हो तो हम व्हाट से प्रश्न पूछेंगे। व्हाट इज योर नेम। ओके, आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये जो व्हाट है ना वो हमें क्वेश्चन पूछने के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, हमें कुछ जानना है किसी के बारे में। ठीक है, तो हम ये व्हाट से प्रश्न बनाएंगे, ये व्हाट से हम सेंटेंस बनाएंगे। पांचवा जो शब्द है विच। विच क्या है कि हमें कोई विकल्प यानी कि कोई चॉइस को चुनना है। ओके, जब ऑप्शन लिमिटेड हो तब हम ये विच का यूज करते हैं दोस्तों। अब कैसे होता है वो मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। विच बुक इज योर्स। ओके, कौन सी किताब तुम्हारी है। मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो लिमिटेड है।
कलर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बुक जो होती है वो लिमिटेड होती है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तुम्हें कौन सी बुक पसंद है। ओके, तो ये जो विच है ना, वो विकल्प दिखाने के लिए हम क्वेश्चन में यूज करते हैं कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तुम्हें कौन सी चीज पसंद है। ओके, तो ये विच का हम मीनिंग करेंगे कौन सी या कौन सा। देखो, अभी मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है, व्हाट वर्सेस विच। ओके, अब ये व्हाट क्या है कि अनलिमिटेड ऑप्शन है। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, मतलब कि कोई भी हो सकता है, वो इंडिया का भी हो सकता है, वो थाई फूड भी हो सकता है, वो अमेरिकन फूड भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अनलिमिटेड ऑप्शन है, तो हम इसको व्हाट से प्रश्न पूछेंगे, व्हाट इज योर फेवरेट फूड। ओके, पर जब हमें विच से प्रश्न पूछना हो तो उसमें लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। विच पेन इज योर्स, यहाँ पे हो सकता है 2 पेन रखी है या हो सकता है कि 5 रखी है, पर वो एक लिमिटेड चीज होती है कि ये जो गिनी चुनी पेन रखी हुई है उसमें से आपकी कौन सी है। तो जब लिमिटेड ऑप्शंस में से चुनना होता है तो हम विच से प्रश्न पूछते हैं। अभी देखो, इसमें हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, whom is calling। ओके, ये रॉन्ग होगा। हम क्या बोलेंगे, who is calling, मतलब कि कौन बुला रहा है। ओके, who did you meet, ओके, ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि हमें किसी से मिलना है, तो whom did you meet, आप किससे मिले, तो यहाँ पे who वो करेक्ट होगा, यहाँ पे whom वो करेक्ट होगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसका सही मीनिंग होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि ये शब्दों का वो सही अर्थ होना जरूरी है। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ इंट्रोगेटिव एग्जांपल दिए हैं आपको। Who are you, ओके, तुम कौन हो, आप कौन हो, Who are you। Whom did you see, तुमने किससे देखा, तुमने किसको देखा, Whom did you see, ओके। Whose bag is this, यह बैग किसका है। What is your goal, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। Which subject do you like, तुम्हें कौन सा विषय पसंद है। ओके, तो देखो, What is your goal, मतलब कि तुम्हारा गोल वो कुछ भी हो सकता है। Which subject do you like, तुम्हें कौन सा विषय पसंद है। ओके, तो यहाँ पे अनलिमिटेड ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन है। ओके, कि हो सकता है उसे यहाँ पे 7, 8 या तो 10, 12 में से सिलेक्ट करना है कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है। अभी दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इनडेफिनेट प्रोनाउन। ओके, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं। देखो, इसका जो वर्ड है ना, इनडेफिनेट, मतलब कि अनिश्चित। ओके, इतना तो हमें पता चलता है, तो हम इसको डिटेल में सीखेंगे कि इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं। ओके, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है वो ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी अनिश्चित यानी कि अनस्पेसिफाइड व्यक्ति, चीज या मात्रा को दिखाते हैं। ओके, मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, इनडेफिनेट प्रोनाउन वो ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी अनिश्चित अनस्पेसिफाइड व्यक्ति, चीज या तो मात्रा को दिखाते हैं, जैसे कि कोई, कुछ, सब, कोई भी। ऐसे जब कोई शब्द आते हैं ना, उसको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। देखो, अभी इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखें ना, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि पर्सन के लिए, ठीक है, समवन, समबडी, मतलब कि कोई व्यक्ति के लिए, कोई पर्सन के लिए। उसके बाद में एनीवन, एनीबडी, ये क्या होता है, कोई भी। ओके, एवरीवन, एवरीबडी, ये क्या होता है, सब लोग। ओके, नो वन, नोबडी, कोई नहीं। तो ये एक अनिश्चित व्यक्ति है। ओके, समवन यानी कोई ऐसी व्यक्ति, एनीवन यानी कोई भी, एवरीवन यानी सभी, नो वन यानी कोई नहीं, ठीक है, पर ये कोई निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित के लिए है। ओके, तो इसीलिए हम इसे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। देखो, थिंग्स के लिए क्या यूज करेंगे वो अभी हमने आगे देखा, वो पर्सन्स के लिए था, व्यक्ति के लिए था। अभी क्या है, थिंग्स के लिए, किसी चीज के लिए। समथिंग यानी कुछ, एनीथिंग यानी कुछ भी, एवरीथिंग यानी सब कुछ, नथिंग यानी कुछ नहीं। ओके, तो जब कुछ चीज का हमें निर्देश करना हो तो हम ये थिंग्स के लिए हम ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउन हम यूज करेंगे दोस्तों। देखो, इसके कुछ रूल होते हैं, मैं रूल नंबर 1 आपको समझाना चाहूंगा।
सिंगुलर वर्ब यूज होता है, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउन अक्सर सिंगुलर माना जाता है, ओके। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल लिया है दोस्तों, समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है, ओके। मतलब कि ये सिंगुलर वर्ब में ही यूज होता है। समवन यानी कोई एक व्यक्ति आपको बुला रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इज लगाएंगे क्योंकि ये समवन को हमने सिंगुलर माना हुआ है, ओके। एवरीवन इज हैप्पी, ओके, सब खुश है, ओके। लेकिन ये अनिश्चित है, इनडेफिनेट है, तो एवरीवन के पीछे हम इज लगाएंगे, ओके। तो एवरीवन इज हैप्पी, ये इसका रूल है कि वो सिंगुलर वर्ब में यूज होता है। दूसरा रूल क्या कहता है कि एनी मोस्टली वो नेगेटिव क्वेश्चन में यूज होता है, नेगेटिव या तो क्वेश्चन में यूज होता है। देखो, डू यू हैव एनीथिंग, ओके, क्या तुम्हारे पास कुछ है, मतलब कि आपके पास कुछ अनिश्चित चीज है क्या, ऐसा हमें पूछना हो तो डू यू हैव एनीथिंग, ओके। वो चीज क्या है वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कुछ है, ऐसा पूछना है तो हम ये पूछेंगे। आई डू नॉट हैव एनीथिंग, ओके, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। ये भी एक अनिश्चित चीज है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आई डोंट हैव एनीथिंग, तो हम ये नेगेटिव या तो क्वेश्चन में यूज करते हैं दोस्तों। ये हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, वो क्वेश्चन है, और ये सेकंड है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। तो अगर कोई व्यक्ति के बारे में मैं पूछूं तो क्या बोलूंगा, समवन इज एट द डोर, ओके। ये समवन के पीछे मैंने इज लगाया है क्योंकि यहां पे मैंने इसको सिंगुलर इंडिकेट किया है, ओके। कोई दरवाजे पर है तो समवन इज एट द डोर। एनीवन, कोई भी, ओके, एनीवन कैन डू दिस, कोई भी यह कर सकता है, ओके। तो ये जो एनीवन है वो हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है कोई भी। एवरीवन, ओके, सब लोग है लेकिन कोई डेफिनेट लोग नहीं है, ठीक है। एवरीवन इज रेडी, सब तैयार है, लेकिन कौन कौन तैयार है ये डेफिनेट नहीं है, इसीलिए हम इसको इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं दोस्तों। नो वन, कोई नहीं, ओके, नो वन इज देयर, वहां कोई नहीं है, तो यहां पे भी कुछ डेफिनेट नहीं है, ओके, कि वहां पे कोई नहीं है, ऐसा इंडिकेट करने के लिए हम नो वन का यूज करते हैं। देखो, अभी समथिंग, ये कुछ चीज को हमें दिखाना है कि आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को चाहिए। डेफिनेट नहीं है कि मुझे यह पिज्जा ही खाना है या पास्ता खाना है, कुछ डेफिनेट नहीं है, पर मुझे कुछ खाने को चाहिए, ओके। आई वॉन्ट समथिंग टू ईट। नथिंग मतलब कुछ नहीं, ओके। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, ओके। तो ये भी हमारा एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ओके, कि कुछ नहीं, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर ये नथिंग मतलब कि कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। एवरीथिंग, ओके, आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं, ओके। तो एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है, तो एवरीथिंग से मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे कि सब कुछ, ओके। तो ये भी हमारा एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। देखो, इसमें हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं मालूम है, एवरीवन आर हैप्पी, ओके, क्योंकि हमने एवरीवन, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि यार एवरीवन है मतलब बहुत सारे लोग, तो वो प्लूरल होगा, तो हमें आर लगाना पड़ेगा, लेकिन ये गलत होता है दोस्तों। एवरीवन के पीछे हमेशा इज आता है, ओके, ये एज ए सिंगुलर ही यूज होता है, तो एवरीवन इज हैप्पी ये करेक्ट होगा, एवरीवन आर हैप्पी ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस होगा। समवन हैव कम, ओके, देखो यहां पे समवन के पीछे जो हमने हैव लगाया है ना, वो हमारा रॉन्ग सेंटेंस होगा, समवन हैज कम, ओके, ये हमारा सही सेंटेंस होगा दोस्तों नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ओके। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो उसके लिए जो शब्द है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूशन इतना हमें समझ में आता है, पर इसको डिटेल में हम समझे तो क्या समझेंगे कि ऐसे प्रोनाउन जो एक एक करके वन बाय वन व्यक्ति या ग्रुप को रेफर करते हैं, ओके, मतलब कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिए हैं, हर एक, कोई एक,
ना कोई। ओके, तो ऐसे कोई शब्द आते हैं तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों मैं एक बार रिपीट करूंगा, ऐसे प्रोनाउन जो एक एक करके वन बाय वन व्यक्ति या वस्तु को रेफर करते हैं। ओके, देखो सबसे पहला वर्ड जो है ना वो ईच। ईच मतलब कि प्रत्येक या तो हर एक। ओके, इधर दो में से कोई एक, निदर दो में से कोई भी नहीं। ओके, इसको आइदर भी बोलते हैं, इसको नाइदर भी बोलते हैं, इसको इधर भी बोलते हैं, इसको निदर भी बोलते हैं। ओके, तो ईच मतलब कि प्रत्येक या तो हर एक। आइदर, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। नाइदर, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। ओके, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब कि वो किसी चीज को या किसी व्यक्ति को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ना वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसीलिए हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, प्रत्येक छात्र उपस्थित है। ओके, इसमें ईच ऑफ द, ओके, ईच क्या है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और इसके लिए हमें एक रूल ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके बांटा हुआ है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ईच मतलब हर एक या तो वन बाय वन। ओके, ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, देखो ईच ऑफ द बॉयज है उसके पीछे मैंने इज लगाया है। वो क्यों? क्योंकि रूल्स के मुताबिक हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। हर एक लड़का खेल रहा है। ओके, ईच स्टूडेंट हैज ए बुक, हर छात्र के पास एक किताब है। आइदर, आइदर मतलब कि दो में से कोई एक को जब चुनना हो तब हम आइदर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आइदर ऑफ द रोड इज गुड, दोनों रास्तों में से कोई एक अच्छा है। ओके, दोनों रास्ते जा रहे हैं लेकिन कोई एक ही अच्छा है। ठीक है, ऐसा कुछ बताने के लिए हम आइदर का इस्तेमाल करेंगे। यू कैन टेक आइदर टी और कॉफी, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, मतलब कि आप या तो चाय ले सकते हैं या तो कॉफी ले सकते हैं। तो ये हमें ऑप्शन दिए हैं कि दो में से कोई एक चुन सकते हो आप। देखो अभी नाइदर, नाइदर में क्या होता है कि जैसे आइदर में दो में से एक था लेकिन नाइदर मतलब दो में से कोई भी नहीं। ओके, नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। ओके, आपने जो भी दो आंसर दिए दोनों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। ओके, नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, या तो हो सकता है दो से ज्यादा भी आंसर हो वो करेक्ट नहीं है, तो आपका कोई भी उत्तर सही नहीं है। ऐसा बताने के लिए हम नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, नाइदर ऑफ देम इज रेडी, उन दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है। ओके, तो नाइदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। देखो मैंने यहाँ पे थोड़े एग्जांपल लिए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। ईच ऑफ द प्लेयर इज स्ट्रॉन्ग, हर एक खिलाड़ी मजबूत है। ओके, यहाँ पे ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, दोनों विकल्पों में से कोई एक सही है। आइदर ऑफ द ऑप्शंस, ओके, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि दोनों विकल्पों में से कोई एक। नाइदर ऑफ द आंसर इज राइट, दोनों उत्तरों में से कोई भी सही नहीं है। ओके, ईच स्टूडेंट इज रेडी, हर छात्र तैयार है। ओके, आइदर ऑफ देम कैन विन, उनमें से कोई एक जीत सकता है। तो ये सब क्या है कि चीज और पर्सन इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों